सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि एक बार मैंने पूरी वीडियो में बोल लिया और रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई और दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी नए स्टूडेंट्स आएंगे, काफ़ी नए लोग आएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा पूरा रिजल्ट वगैरह इस चैनल पे डला हुआ है। तो मैंने अपने सारे ही एग्जाम जो है पहले ही अटेम्प्ट में निकाल लिए थे। उसके पहले मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया हुआ था। एंड को जो एग्जाम निकाले वो आपको पता होगा, आपको चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी। एंड कट ऑफ से हमेशा बहुत हाई रहा हूँ। प्रीलिम्स में भी कट ऑफ से 30-30 नंबर ज्यादा, मेंस में भी 20-30 नंबर ज्यादा, 30-35 नंबर, काफी अबव रहा हूँ कट ऑफ से। आरआरबीपीओ में मेंस में मतलब फाइनल मेरिट में ऑल इंडिया रैंक 15 थी। एमपी मध्य प्रदेश से मैं हूँ तो वहां पर रैंक मेरी फर्स्ट थी। एंड बाकी सारी चीजें आपको पता है। अब सीधे हम बात करेंगे। मैं एक बात बोल दे रहा हूँ, जो लोग सिर्फ इस वीडियो में शेड्यूल देखने आए हैं, मतलब 6 महीने में उनको 180 से 200 दिनों में क्या करना है, वो सीधे उस पार्ट पे चले जाए। क्योंकि स्टार्टिंग का काफी बड़ा भाग उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बैंक एग्जामिनेशन के बारे में नहीं जानते, मैं उनके बारे में पहले बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कि कितने एग्जाम्स होते हैं, क्या टीयर्स होते हैं, मतलब टीयर्स मतलब आपके टीयर 1-2 जो कि हम प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू बोलते हैं, पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ, जो थोड़ी सी चीजें अलग है बाकी एग्जाम से, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको 6 एग्जामिनेशंस बैंक एग्जाम में, मेजर 6 बैंक एग्जाम मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? 3 आपके पीओ के होते हैं जिसे हम प्रोबेशनरी ऑफिसर कहते हैं, या फिर ऑफिस स्केल 1 बोलते हैं, या फिर आप असिस्टेंट मैनेजर भी उन्हें बोलते हैं। और 3 एग्जाम आपके होते हैं क्लर्क के, जिसे आजकल ऑफिस असिस्टेंट, कई जगह कस्टमर सर्विस एसोसिएट भी कहा जाता है। ये एक ही चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलते हैं कौन कौन से एग्जाम। आईबीपीएस के पीओ एंड क्लर्क, एसबीआई के आपके पीओ एंड क्लर्क, एंड फिर आईबीपीएस का आरआरबी जिसे रीजनल रूरल बैंक यानी ग्रामीण बैंक कहा जाता है, उसके पीओ एंड क्लर्क। ये 6 एग्जाम आपके मेन होते हैं। इसके साथ आपके आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के असिस्टेंट और ग्रुप बी के एग्जाम भी होते हैं। ग्रुप बी बहुत हायर लेवल पे चले आता है, असिस्टेंट आपका फिर भी करने लायक होता है। इसके अलावा अगर आपका फर्स्ट ईयर है, पहला साल प्रिपरेशन में, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा बस 6 या 7 यही एग्जाम आपका फोकस होना चाहिए। बट अगर आपका सेकंड ईयर है तो आप थोड़े से इंश्योरेंस एग्जाम की तरफ भी जा सकते हैं। एंड साथ में इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक और काफी सारे बैंक हैं जो एलबीओ, लोकल बैंक ऑफिसर की भी पोस्ट निकालते हैं, जो कि लोकल एरिया के लोगों के लिए होती है। कैसे? अगर आप उड़ीसा की बात करें, अगर उड़ीसा में इंडियन बैंक एलबीओ का पोस्ट आता है, वैकेंसी आती है, जॉब सेम है ना, सब सैलरी वगैरह सब स्ट्रक्चर सब सेम होता है उसमें, बस अंतर क्या होता है, वहां पर जिसको उड़िया आ रही है लोकल लैंग्वेज, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रेफरेंस क्या, उनके लिए ही है। वहाँ लैंग्वेज टेस्ट भी होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो वो उनके लिए होता है। ये बात रही एग्जाम की। टीयर्स क्या होते हैं, अभी एग्जाम बाई एग्जाम हम बात करेंगे। क्लर्क में आपके 2 ही टीयर, 2 ही चीजें देखने को मिलती है, प्रीलिम्स और मेंस। जिसमें प्रीलिम्स आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मतलब आप कट ऑफ निकाल लिए, आप मेंस के लिए एलिजिबल हो। एंड उसके बाद मेंस में जो भी मार्क्स आएंगे कट ऑफ से ऊपर है तो आपका सिलेक्शन, नहीं तो खत्म। वहीं पर पीओ में आपको प्रीलिम्स क्वालिफाइंग तो है ही, बट मेंस के बाद इंटरव्यू भी देखने को मिलता है, जहां मेंस के कुछ वेटेज होते हैं एंड इंटरव्यू के, और दोनों के मर्ज करके फाइनल कट ऑफ मेरिट ही बनती है। ठीक है। इन एग्जाम्स में बैंक में थोड़ी सी चीजें, सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल टाइमिंग की भी अलग आती है। क्या क्या आती है आपको? अगर मान लो यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाती, पहले बता दूं, रीजन बीइंग कि क्वेश्चंस के लेवल काफी हाई होते हैं एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स। तो अगर मान लो आईबीपीएस पीओ प्री का एग्जाम्पल लेता हूँ, 100 मार्क्स में कट ऑफ 60 गया है, 60 गया है, तो अगर आपके सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश का मान लो 10 गया है, पर आपने बाकी मार्क्स लेके आए, आपने देखो मैं आपको समझा देता हूँ, 60 आपका कट ऑफ गया, ठीक है, और आपका प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, प्री की बात कर ले रहा हूँ, और प्री में आपको 3 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। आपने लिया है 65 ओवरऑल, तो आपका कट ऑफ तो पार कहलाया। बट क्योंकि आपने क्या किया, आपने 25 लाए क्वांट में, 30 लाए यहाँ पे, और सॉरी 30 कह रहा हूँ, इंग्लिश में भी आपने, रीजनिंग में आपने 35 ले आए, चलो 35, 32 कर लो, 35 कर लो, ठीक है, 60 हो गए, और 5 नंबर इंग्लिश में लाए। पर इंग्लिश में आपका सेक्शनल कट ऑफ जो था वो 10 मार्क्स का, तो क्योंकि आपने ओवरऑल तो कट ऑफ पार करी, पर क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ, एक सब्जेक्ट की कट ऑफ नहीं पार करी, तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ की बात आ जाती है। इसी के बाद सेक्शनल टाइमिंग भी आती है, वो भी हम देख लेते हैं। ये पहले मैं लिख चुका था यार, क्योंकि क्या बोलते हैं, मैं बताया ना, वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, बट समझना। तो सेक्शनल टाइमिंग क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो जैसे कि आपके आईबीपीएस पीओ प्री में 3 सब्जेक्ट देखने को मिले, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स वगैरह दिख रहे हैं, पर टाइम जो है वो भी ध्यान देने वाली चीज है। अगर एग्जाम में आपका पहले, आप सेक्शन चूज नहीं कर सकते कौन सा पहले करना है, एग्जाम में जो खुलेगा पहला आपको वही करना पड़ेगा। मान लो इंग्लिश खुल गया, अब आपको नेक्स्ट 20 मिनट तक आप इंग्लिश के सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, दूसरे सब्जेक्ट में नहीं जा सकते, आपको इंग्लिश करना है 20 मिनट। हाँ,
क्वेश्चंस में आप स्विच कर सकते हैं, 30 के 30 क्वेश्चन में कोई भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, बट दूसरा सेक्शन आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये रही बात। अब मैं एक बार सिलेबस के बारे में बता दूं, पैटर्न वगैरह क्या है। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में आपको प्रीलिम्स में 2 ही सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, एकमात्र ऐसा एग्जाम आरआरबी का पीओ एंड क्लर्क। बाकी सारे एग्जाम में 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश होता है, पर आरआरबी पीओ में आपको प्रीलिम्स में इंग्लिश देखने को नहीं मिलता। तो ये चीजें, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख लीजिएगा। ये मेंस में आपको इंग्लिश और हिंदी के बीच में चूज करने का ऑप्शन मिलता है, आप जो भी चूज करते हैं वो आप देते हैं। ठीक है, और मार्क्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है, ऐसे ही अलग अलग एग्जामिनेशन का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है। और एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो आरआरबी क्लर्क सबसे इजी माना जाता है, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क, फिर एसबीआई क्लर्क और आरआरबी पीओ लगभग सेम लेवल पे होते हैं, फिर आईबीपीएस पीओ से थोड़ा सा अपर हैंड पे जाता है एसबीआई पीओ। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट भी एक एग्जाम है, और उसके बाद ये बाकी आईबीपीएस पीओ का है। अब स्प्लिट भी बता दूं, आईबीपीएस क्लर्क लिख दिया है, क्लर्क में ये बता दिया स्प्लिट, सॉरी, आईबीपीएस क्लर्क में नहीं है स्प्लिट, क्लर्क में तो फाइनल मेरिट ही आपकी मेन से बन जाती है, पर आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और एसबीआई पीओ में आपका मेंस और इंटरव्यू के कुछ वेटेज होते हैं। तो आपके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका अगर आरआरबी पीओ की बात करो आप, तो आरआरबी पीओ में जो मेंस में आपके जैसे टोटल आउट ऑफ 200 है ना, ये देखना यहाँ पर 200 है, तो 200 मार्क्स हैं, अगर उसको 80 में कन्वर्ट किया जाता है, 80:20 रेशियो चलता है। एक वीडियो शॉर्ट्स आई थिंक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो देख लेना, उसमें डिटेल में। आईबीपीएस पीओ में भी यही सेम रहता है, पर एसबीआई क्लर्क में 75, एसबीआई क्लर्क कह रहा हूँ, एसबीआई पीओ में 75:25 हो जाता है। मतलब अगर आरआरबी पीओ में 200 नंबर का पेपर है और अगर आप 100 लेके आते हो, ठीक है, तो 200 नंबर को आपको 80 में कन्वर्ट करना होता है, एंड जितने लेके आए, जैसे 100 लेके आए, तो आपका ये जो नंबर 100 लेके आए हो वो 40 में कन्वर्ट हो जाएगा, 40 नंबर में। इंटरव्यू 100 नंबर का होता है, इसका 20% लिया जाता है। अगर आपके 70 आए हैं इंटरव्यू तो 20% यानी 14, तो 14 और 40 मिला के 54 नंबर आपके फाइनल कट ऑफ बनता है। सिमिलर आईबीपीएस पीओ में भी है, बट वहां मार्क्स जो है 200 की जगह आई थिंक 225 है। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न आजकल चेंज हो गया है हर एग्जाम का, और हर साल ही ऑलमोस्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, मार्क्स का टोटल, हाँ, 225 है। ठीक है, और एसबीआई में आपका 75:25 वाला रेशियो काम करता है। ये हो गई बात। सब्जेक्ट्स अगर मेजर बात करें आपको देखने को मिलता है तो क्या मिलता है, क्वांट, जिसको मैथ्स भी कहते हैं, रीजनिंग आपकी देखने को मिलती है, विजुअल वाली नहीं मिलती, मतलब वो जो पैटर्न वाले जो दिखते हैं ना, इमेज वाला, वो नहीं मिलता, वर्बल है ना, जो भी है। तो उसके बाद आपको देखने को मिलती है इंग्लिश, और किसी किसी एग्जाम में आरआरबी के पीओ एंड क्लर्क में कंप्यूटर भी देखने मिलती है, एंड और कोई सब्जेक्ट, जीए तो है ही आपका, जीएसीए, तो ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सोर्सेस की बात मैं आपको बता देता हूं पहले। इन जो भी पढ़ाई है, इनके सोर्सेस के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, आई थिंक स्क्रीन पे दिख रही होगी, वो देख लेना। बट एक बात मैं आपको यहाँ अभी ही बता दूं, बिगिनर्स हो तो, क्योंकि बुक्स बैंक एग्जाम में ज्यादा वैल्यू नहीं रखती हैं। अभी तक बहुत अच्छी बुक्स हैं कुछ, बट बहुत थोड़ी ही हैं। ज्यादातर आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, क्लासेस से, या ऑफलाइन जो क्लास आप कर रहे हो वो, या उनके मटेरियल से, और ऑनलाइन कर रहे हो तो उनके मटेरियल से, या फिर गाइडली का बंडल पीडीएफ होता है जिसमें सारे एग्जाम्स के पीडीएफ होते हैं, वो सब कर सकते हो। ठीक है, पेड होते हैं। ये सारी चीजें आप उस तरह से करोगे, बुक्स के पीछे थोड़ा मत भागना। स्टार्टिंग के 3 महीने मैंने अपनी प्रिपरेशन में इसी सब में दे दिया था, एंड बाद में इट्स टर्न आउट टू बी अ बैड डिसीजन, बहुत गलत चीजें हो गई थी मेरे साथ। ठीक है, तो वो गलती मत करना। अब बात करते हैं डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। क्वांट में आपको काफी सारे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। प्रीलिम्स में और मेंस में अंतर यही होता है कि प्रीलिम्स से हायर लेवल पे जाता है मेंस, रहता वही है बट हायर लेवल पे जाता है। ठीक है यार, मैं ना इसको डिटेल में एक बार बता देता हूँ। नंबर सिस्टम आता ही है, ये सारी चीजें हैं ही आपकी, इसको थोड़ा इग्नोर करना, ये सिलेबस को। जैसे डीआई तो आपकी आती है, ये भी आता ही है आपका। मॉडर्न मैथ्स में ये सब, ये सेट थ्योरी नहीं आती, ये दोनों आते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, ये एकदम करेक्ट है। रीजनिंग में अगर आप बात करो तो पजल सेटिंग अरेंजमेंट का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। हालांकि हम बात करेंगे एग्जाम में क्या पैटर्न होते हैं, अभी बात करेंगे। फिर इनइक्वालिटी है, सिलोजिज्म है, ये सब है ना, ये क्रिटिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, बहुत सारे टॉपिक और भी हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है। इंग्लिश में भी बहुत सारी चीजें हैं, और जीए में भी बहुत सारी चीजें। एक बार हम ब्रीफ में एक बार समझ लेते हैं, मैं बोलते जाता हूँ, बहुत ज्यादा लिखने का है नहीं। क्वांट में आपको मैथ्स में प्रीलिम्स में मेजर 3 चीजें मिलती हैं। एक होता है आपका पार्ट स्पीड मैथ्स का, दूसरा पार्ट होता है आपका डीआई का, डेटा इंटरप्रिटेशन का, और तीसरा पार्ट होता है आपका अरिथमेटिक का। यहाँ एडवांस मैथ्स नहीं आती, सिर्फ आपका वो है मेंसुरेशन है और परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बाकी जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह नहीं देखने को मिलती है एग्जामिनेशन में, ना ही प्री में ना ही मेंस में। अब अगर मैं बात करूं कि आपका क्वांट में 3 चीजें हैं। स्पीड मैथ्स के अंदर आपको मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज होती है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक्स होते हैं।
वहीं डीआई में बहुत सारी तरह की डीआई है, अरिथमेटिक में भी बहुत सारे टॉपिक है, यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है, ऊपर ये इसमें। तो ये सारी चीजें थी क्वांट में। मेंस में क्या होता है, मेंस में वही रहता है, क्वाड्रेटिक्स और इक्वेशंस और नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन, बस लेवल बहुत हायर हो जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन का लेवल भी बहुत हायर, और अरिथमेटिक के वही टॉपिक बट वेरिएबल और लेवल बहुत हायर, ठीक है। रीजनिंग में सारे टॉपिक्स जो होते हैं मिसलेनियस के और पजल के, दो चीजें डिवाइड होती है, एक मिसलेनियस एक पजल। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जो एक साइड पे, उसका वेटेज लगभग लगभग 60% होता है हर एग्जाम में, प्री में, मेंस में भी कई बार होता है। मेंस में हालांकि पैटर्न फिक्स नहीं है कि कौन सा पोर्शन ज्यादा आएगा। वहीं मिसलेनियस में बहुत सारे टॉपिक है, इनक्वालिटी है, सिलोजिज्म है, डायरेक्शन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, ब्लड रिलेशन है, इनपुट आउटपुट है, कोडिंग डिकोडिंग है, मीन्स कोडिंग डिकोडिंग है, बहुत सारी चीजें, टन्स ऑफ थिंग्स है, क्रिटिकल रीजनिंग भी है और बहुत सारी चीजें, ठीक है। और इंग्लिश में आपको 3-4 चीजें ही हैं। एक आपका पूरा ग्रामर बेस है, जो नाउन प्रोनाउन वगैरह वो आता नहीं है, बट उसको सीखने से आपके एरर डिटेक्शन और बाकी चीजें बन जाती हैं। फिर आता है आपका 120 ग्रामर रूल्स होते हैं, बुक्स भी हैं, वीडियोस भी डली है, 120 रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से आप चीजें आगे बढ़ते हो। उसके बाद बाकी सारे टॉपिक्स आते हैं, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि आरसी, जिसको आप पैसेज भी कहते हैं, वो आता है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, फिलर जो ब्लैंक्स होते हैं वो आते हैं, क्लोज टेस्ट जो पैसेज में ब्लैंक होते हैं वो आते हैं, पैराजंबल आता है जिसमें सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है, और कॉलम बेस्ड भी आता है, मैच द कॉलम टाइप्स के क्वेश्चन भी आते हैं, और बहुत सारी चीजें, ठीक है। डिटेल्ड है सिलेबस, आप जब भी किसी टीचर से पढ़ेंगे तो वो अपने सिलेबस को इंक्लूड कर देंगे। यहाँ मेरा मेन मोटिव सिलेबस बताना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, मतलब सब्जेक्ट के टॉपिक जाओगे ना तो बहुत डिटेल में है, मैं कई सारी चीजें भी बताऊं तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। पर कोई भी टीचर का आप कोर्स लोगे तो वो जब पढ़ा रहे होंगे तो उसमें स्ट्रक्चर्ड वे में होगा, है ना। मैं कह दे रहा हूँ पहले ही कि किसी भी टीचर का ना पेड वगैरह कोर्स पे चले आना, रीजन बीइंग कि भटकना नहीं है, नहीं तो बहुत सारा क्लटर हो जाता है, एक जगह आप थोड़ा स्टिक हो जाओगे, विच इज वे बेटर देन कि भाई आप बहुत टाइम तक इधर उधर होते रहो, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी पे, बात बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे हम प्लान, प्लान पे बात करेंगे, ठीक है। प्लान आपका क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, दिसंबर से मान लेते हैं ना, दिसंबर से मान लेते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आपका, फिर जून, जुलाई। जो पहला एग्जाम होता है वो मोस्टली जुलाई एंड या अगस्त तक में होता है, ठीक है। अभी पूरा दिसंबर है आपके पास, तो जनरली क्या होगा ना, क्वांट में मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसमें हर कोई गलती करता है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बट वही कहानी है कि अगर रिपीटर्स के लिए भी हम बात कर लेंगे ना, इसके बाद रिपीटर्स के लिए भी हम बात कर लेंगे, तो मैं एक चीज मेंशन ही कर ले रहा हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगा, रिपीटर्स के लिए भी बात करेंगे, ठीक है, हाउ टू स्टडी भी बात करेंगे। अब कहानी क्या है, प्लान पे क्या है समझना ध्यान से, कि सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना होता है। पर दिक्कत ये है कि सब लोग बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागते हैं, क्वांट का फाउंडेशन बहुत जल्दी करने के लिए भागते हैं, पर कहानी वही है, बाद में अटकते हैं, स्पीड नहीं आ रही है, कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, 10 चीजें हैं, वो नहीं करना है आपको। क्वांट में डेली आपको लेक्चर्स करने हैं, प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है अभी हाउ टू स्टडी पे बात करेंगे, बट ओवरऑल मैं बता दूं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने लगभग आपको, 4 से 4.5 महीने क्वांट का फाउंडेशन करना है। फाउंडेशन में आपका स्पीड मैथ्स आ जाएगा, डीआई भी आ जाएगी और पूरा अरिथमेटिक भी आ जाएगा। फाउंडेशन 4 महीने अच्छे से देना है। रीजनिंग के फाउंडेशन में क्योंकि आपको पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट बाद में जाके बहुत प्रैक्टिस करना है, तो फिलहाल के लिए आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब मिसलेनियस के जो भी टाइप है आपको पता होना चाहिए, सिलोजिज्म क्या है, इनक्वालिटी क्या है, करते आने चाहिए क्वेश्चन, भले स्पीड ना आ रही हो, भले बन नहीं रहे हो, पर बनना मतलब पता होना चाहिए क्या है। तो उसके लिए भी आप 3 महीने, क्वांट में जनरली आपको 4 से 4.5 महीने लगते हैं, वहीं रीजनिंग में आपको 2 ढाई 3 महीने में हो जाता है। इंग्लिश में आपको पहले आपका ग्रामर कंप्लीट करना है, फिर 120 रूल्स पढ़ने हैं, फिर एडिटोरियल भी रीडिंग आपको करनी होती है, एंड बाद में प्रैक्टिसेस तो है ही, तो वहां पे भी स्टार्ट बेसिक, अगर पूरा आप देखो एक बार सारे टॉपिक्स वगैरह देख लो तो आपको 3 से 4 महीने वहां पे भी लग जाते हैं। जीए का क्या सीन है, जीए में आपका करंट अफेयर जनरली 6 से 7 महीने का पूछा जाता है एग्जाम, मेंस एग्जाम की डेट के पहले का। तो मेंस जो पहला जनरली जो हमारा वो है एक अंदाजा, उसमें जनरली आपका 1 सितंबर तक का जाता है, तो 6 महीने आप सितंबर देखो, ये 1 2 3 4 5 6, तो लगभग मार्च से आप कर सकते हैं। और स्टैटिक वाला पोर्शन जो बैंकिंग अवेयरनेस होता है, जो इंटरव्यू में तो पूछा ही जाता है, पर बैंक एग्जाम्स के जो करंट अफेयर का सेक्शन है वहां पर भी आपको स्टैटिक के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि आप 2 महीने दिसंबर जनवरी या फिर जनवरी फरवरी में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर की बारी आई, तो कंप्यूटर आप या तो थोड़ा बहुत अभी से पढ़ सकते हैं, सोर्स वाली वीडियो ऑलरेडी पड़ी है, कहाँ से पढ़ना है वो सब दिया हुआ है, ठीक है। बट आप या फिर अभी नहीं पढ़ना है तो फिर बाद में भी आप फ्री के बाद भी पढ़ सकते हो, वो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। ये बात हुई।
थोड़ी बहुत ओवरऑल प्लानिंग की। पर अब एक बात बताता हूँ आपको क्या करना है। जैसे अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल आधा आप क्वांट का बेसिक करते हो, ठीक है। फिर आपको में मेंस करना होता है। अब क्वांट में, अरे यार एक्चुअली ना मैं टू डू लिस्ट कैसे समझाऊं यार, समझो। क्वांट में ना फाउंडेशन आप करोगे। फाउंडेशन किस तरह से करोगे, अब यहाँ किस तरह से करेंगे वो भी मैं बताते चलूंगा, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट का क्वांट का पहले ब्रेक डाउन करेंगे। क्वांट आप करोगे अप्रैल के मिड तक या अप्रैल के लास्ट तक क्वांट का फाउंडेशन कोर्स। किस तरह से, सबसे पहले आप क्लास करोगे, उसी क्लास को रिवाइज करोगे, जो यूनिक पॉइंट्स है जो आप सीख रहे हो, नई चीजें उनको नोट करोगे, डेली रिवाइज करोगे। उसी के बाद जब एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसी टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। पीडीएफ से कर सकते हो, क्लासेस से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको 4.5 महीने आपका कंप्लीट फाउंडेशन के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। पर टॉपिक आपके क्लास के अलावा हट के 100 से 150 200 क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए। ये है क्वांट का फाउंडेशन। इसमें आपको 4.5 महीने बिल्कुल लगने चाहिए क्योंकि आप डिटेल में कर रहे हो। फिर अगर आप बात करो उसके बाद क्या, इस बीच में जब आप पूरे सब्जेक्ट के बेसिक कर रहे होगे इन 4 महीनों में, आपको प्रीलिम्स के मॉक देने हैं फुल लेंथ, एक एक वीक में एक। पहले वीक में आप एसबीआई पीओ प्री दे लो, दूसरे वीक में आप आईबीपीएस पीओ प्री दे लो, तीसरे वीक में आप आरआरबी पीओ प्री दे लो। क्लर्क के नहीं देना है, पीओ प्री के ही देना है, पीओ के ही देना है, प्री के क्यों, क्लर्क के इजियर साइड पे होते हैं। मेमोरी बेस्ड उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। आपको दिखेगा मेमोरी बेस्ड मॉक, आपको लगेगा प्रीवियस ईयर पेपर का मॉक है। बैंक एग्जामिनेशन में आपको किसी भी साल का पेपर मिलता नहीं है दोबारा देखने को, सिर्फ मेमोरी बेस्ड होता है। मेमोरी बेस्ड मतलब मैंने पेपर दिया, मैंने बताया ये आया था, इस तरह के क्वेश्चन थे, उससे मैंने पेपर बना लिया, उसको कहते हैं मेमोरी बेस्ड पेपर। पेपर एक्चुअल देखने को नहीं मिलता। तो स्टार्टिंग में आप इजी पेपर लगा सकते हो मेमोरी बेस्ड, पर 1-2 महीने के बाद से मेमोरी बेस्ड पेपर नहीं लगाना है, सिर्फ अच्छे वाले मॉक लगाने हैं डायरेक्ट। स्टार्टिंग में आप टेक्स्ट बुक ब्रांड से ले सकते हैं क्योंकि इजियर साइड पे रहता है, तो हल्के है। फिर आपको गाइडली, ऑलिव बोर्ड, यस मॉक, स्मार्ट कीड़ा, इन ब्रांड्स की तरफ आगे बढ़ना है। आगे जाने के बाद 5 महीने 4 महीने के बाद आपको मिनिमम 2 से 3 ब्रांड्स के मॉक यूज करने हैं, ठीक है, बेटर एफिशिएंसी के लिए और प्रैक्टिस के लिए। मॉक देने का फायदा क्या, आप कोर्स कंप्लीट नहीं किए हो स्टिल आप मॉक देते तो आपको आइडिया लगता है किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ताकि जब आप आगे पढ़ोगे तो आप उन पे ध्यान दोगे कि हाँ ये तो आया था उस मॉक में, ये तो आया था, आपको पता होगा ओवरऑल कि एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करोगे क्वांट में, मई में मंथ में और जून मंथ में, आपको अगर जुलाई के लास्ट में है पेपर तो जून मंथ के हाफ तक कंप्लीट मेंस में घुसना होता है। यहाँ पर आप कंप्लीट मेंस करते हो मेंस लेवल की क्लासेस के थ्रू, ठीक है, बिल्कुल मेंस ही मेंस करते हो। एंड प्री का आप यहाँ पे मॉक बस देते हो, ठीक है। यहाँ तक आपने प्री के मॉक दिए, यहाँ मेंस की क्लास, मेंस के सेक्शनल मॉक भी दिए, मेंस का पीडीएफ भी सॉल्व किया और उसके बाद प्री के थोड़े बहुत मॉक्स भी दिए। फिर जो एग्जाम आता है उस हिसाब से ये 1.5 महीने लगभग आप उस पर शिफ्ट होते हो, ठीक है। मतलब लास्ट में फाइनली फिर से प्री में आप घुस जाते हो। बट मेंस करते टाइम भी आप प्री कर रहे हो तो मेंस आप एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने एग्जाम प्री के पहले ही आपको थोड़ा होना चाहिए, ताकि प्री के बाद जब मेंस आए तो आप कर पाओ। क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है एक एग्जाम टारगेट कर रहे हो कि प्री आया फिर प्री के बाद मेंस में 1 महीने मिला तो आप मेंस पढ़ ली बिना रिजल्ट का वेट किए, नहीं। बीच में 10 प्री आएंगे, फिर मेंस के पहले कुछ भी होता रहेगा, बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, तो पहले ही आप रेडी होने चाहिए, ठीक है। ये हुई बात क्वांट की। कैसे पढ़ना है वही है, सीखते चलना है, क्लासेस से अप्रोच सीखना है, पीडीएफ से आपको प्रैक्टिस करना है, सेक्शनल मॉक या मॉक देकर आपको अपने आप को जज करना है, ठीक है। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आपको हर टाइप के टॉपिक्स 3 महीने के अंदर करने हैं कवर। मिसलेनियस के जितने हैं, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जो भी टॉपिक है सारे क्लासेस करने हैं एंड प्रैक्टिस करना है पीडीएफ से या फिर पुरानी क्लासेस मैराथन वगैरह से प्रैक्टिस करना है। पजल और प्लस इसके साथ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की भी साथ में आपको प्रैक्टिस करते चलनी है। इसके बाद रीजनिंग में आपको पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट भी साथ साथ में करनी है। और उसके बाद ना पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में स्पीड नहीं आती, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, पर वो आपको प्रैक्टिस करनी है। कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो धीरे धीरे आता रहेगा। बट आपको 3 महीने में एटलीस्ट सब टाइप, हर एक टाइप के मिसलेनियस टॉपिक और हर एक टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल्स आपको पता होनी चाहिए कि इस टाइप के आते हैं। और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करोगे यहाँ तक, जैसे फरवरी तक हो गया तो मार्च अप्रैल आप पूरी प्रैक्टिस करोगे पजल्स की और मिसलेनियस की भर भर के। फिर मई जून एंड ये दोनों मंथ या फिर अप्रैल के मिड से 2.5 महीने आप फिर मेंस में घुस जाओगे, फिर मेंस के सारे टाइप के क्वेश्चंस करोगे। बट एक बात, जब आप यहाँ रीजनिंग का बेसिक कर रहे होगे ना तो मेंस के टॉपिक्स भी आप कर रहे होगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि प्री के टॉपिक ही कर रहे, जैसे इनपुट और आउटपुट मेंस में आता है प्री में नहीं, तो आप वो भी पढ़ रहे होगे। एटलीस्ट उसको पढ़ना है, भले प्रैक्टिस बहुत ज्यादा ना करो बट पता हो कि क्या है ये और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बात करूं तो 3 महीने आपको यहाँ पर
ग्रामर करना है, मतलब नाउन प्रोनाउन वो सब पढ़ना है, 120 ग्रामर रूल्स पढ़ना है, एंड 3 महीने के बीच में इसी 3 महीने के चलते चलते, और इसके बाद ये ग्रामर रूल हो गए, ग्रामर हो गई, उसके बाद आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैरा जंबल्स, जो भी चीजें हैं, कॉलम बेस्ड और फिलर्स और क्लोज टेस्ट, वो सब आपको क्लासेस से करनी है, ठीक है। फिर आप स्टार्टिंग में ज्यादा से ज्यादा क्लास प्रेफर करें ताकि आपकी प्रैक्टिस बेटर हो। बट क्वांट में आप पीडीएफ से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक खत्म हो गया तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। बट इंग्लिश में आपको क्लास से ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के वो तो ठीक, जो हिंदी मीडियम से उनको ज्यादा पढ़ना है, तो क्लास से ही बेटर है ना। उसके बाद आपको यहाँ से फरवरी के मिड से लगभग आपको धीरे धीरे एडिटोरियल पढ़ना है। हिंदू एडिटोरियल आते हैं, वीडियो क्लासेस भी हैं, आप सर्च करोगे हिंदू एडिटोरियल बैंक एग्जामिनेशन तो आपको ढेरों क्लासेस डेली बेसिस पे आती है। मतलब वो एक पेपर है जिसके एडिटोरियल उस पर कुछ लिख के आता है, जो आर्टिकल्स होते हैं वो आपको पढ़ना होता है एग्जाम में। उस तरह से आपकी रीडिंग इंप्रूव होती है, वोकेबलरी जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो इंप्रूव होते हैं, और रीडिंग स्पीड के कारण और क्वेश्चन आंसर भी आपके जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के एग्जाम में आते हैं वो बेटर होते हैं। स्टार्टिंग में आप क्लासेस से कीजिए एडिटोरियल, और धीरे धीरे उसको आप सेल्फ प्रैक्टिस पे, सेल्फ रीडिंग पे चले जाइए, पीडीएफ से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बट स्टार्टिंग के मान के चलो आप अप्रैल तक आराम से क्लास से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपको मार्च अप्रैल से आपको मीन्स लेवल की प्रैक्टिस करना है। यहाँ एक अच्छी बात है, इंग्लिश में प्री पढ़ने का कुछ झंझट नहीं है, ऐसा प्री अलग मीन्स अलग नहीं, आप मेंस पढ़ो, प्री यूं ही निकलेगा, ठीक है। तो मेंस ही प्रेफर करना इंग्लिश में, ठीक है। प्री के चक्कर में मत जाना, मेंस ही करते रहना, ठीक है। यहाँ पर फिर मेंस मेंस करते जाओगे, फिर जैसे एग्जाम करीब आएगा आप प्री पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। जीए की बात करूं, क्योंकि बीच में 2 महीने देना है, तो जनवरी और फरवरी ये 2 महीने आप स्टैटिक में घुसा सकते हैं, पूरा बैंकिंग अवेयरनेस। फिर आप मार्च से आपका करंट अफेयर डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का आपको पता ही है। तो ये ओवरऑल तरीका था पढ़ने का, एक स्टडी प्लान कि आपको इतने से इतने महीने क्या करना चाहिए। ये आइडियल है, ये जो चीजें हैं ये मैं ही फॉलो किया हूँ। हालांकि मैं एक बात बता देता हूँ, मैंने तैयारी शुरू करी थी सितंबर 2023, आई थिंक, हाँ 2023 में, और मैंने सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 3 महीने बस खोजने में लगा दिए, कहाँ से पढ़ूं क्या पढ़ूं, कुछ नहीं पता था। मैंने तो आपको सोर्सेज वाली वीडियो जो बताई स्टार्टिंग में वो देख लेना, उसमें आपको पता होगा कि किससे क्या पढ़ना है। यूट्यूब से आप फ्री जो क्लासेस है उनसे चेक कर सकते हैं। मेरा कुछ नहीं पता था, मैं बुक खोज रहा हूँ, कहाँ से पढ़ना है, बुक खरीद रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। तो शुरू के 3 महीने कंप्लीट वेस्ट हो गए थे। मेन तैयारी भाई दिसंबर से ही शुरू हुई, वहीं दिसंबर फर्स्ट से ही चीजें समझ आएंगी, पेड बैच होता है क्या होता है, तो उससे पढ़ा था। तो वही आपको इस तरह से फ्रेम करना है प्रीलिम्स और मेंस को। ये मत करना कि प्री ही पढ़ते रह रहे हो प्री के एग्जाम तक, ऐसा नहीं है कि मेंस आप बाद में करोगे हो जाएगा। जो मैंने टाइमलाइन बताई, मिनिमम 2 से 2.5 महीने आपको मेंस देना है, वो देना ही है हर सब्जेक्ट में, ठीक है। इस तरह से है। रिपीटर्स के लिए अगर बात करूं, आपको एक बार और आपका फाउंडेशन दिसंबर जनवरी ये 2 महीने के बीच में, 2 से 2.5 महीने के बीच में आप पूरा फाउंडेशन हर सब्जेक्ट का रिवाइज कर लो, हर कॉन्सेप्ट को वापस से बिल्ड कर लो डिटेल में, क्योंकि कईयों की ये प्रॉब्लम है कि स्पीड नहीं आ रही है या कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं हो रहा है। ये सब आपकी प्रैक्टिस और एक बार अच्छे से डीप एनालिसिस से जाएगा, तो वो एक बार आप पढ़ोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मेंस में घुस जाना है, ठीक है। फिर आप आराम से मतलब फरवरी की मिड से मान लो, फरवरी की मिड से मार्च और अप्रैल तक आराम से आप मेंस, ओनली मेंस कर लो। फिर आप मई से प्री एंड मेंस करो, एंड जून मतलब मई में पूरा आधा प्री आधा मेंस रखो, जून में फिर आधे जून तक, 15 जून तक पूरा मेंस, एंड 15 जून के बाद कंप्लीट प्री पे घुस जाओ, जो भी एग्जाम पहले आएगा उसके हिसाब से। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, सबके लिए काम करेगा। और आई थिंक कुछ कमेंट्स या कुछ चीजें थी यार, अभी तो अब मेरे को मिलेगी नहीं, बट कुछ चीजों के बारे में शायद मैं अगर बताना भूल गया हूँ तो नीचे कमेंट कर देना, मैं एक बार रिप्लाई कर दूंगा या फिर कुछ दूसरी वीडियो में बता दूंगा। बट एक बार हाउ टू स्टडी पे अगर हम बात करें तो देखो, बैंकिंग अवेयरनेस अगर जीए की बात करें, सिंपल हम स्टार्ट करते हैं जीए की अगर बात करें, तो जीए में बैंकिंग अवेयरनेस आपको थ्योरेटिकल बेस पे पढ़ना है, आपको सीखना है बैंक क्या है, कैसे काम करता है, क्या उसमें टूल होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़ना है। फिर करंट अफेयर डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्लासेस अगर आपको पीडीएफ से पढ़ना आता है तो भाई आप डेली पीडीएफ उठा लो, अगर बाद में करना है तो मंथली पीडीएफ उठा लो या वीकली पीडीएफ। बट मेरा सजेशन है, अगर आप शुरू से कर रहे हो तो पहले क्लास कर लो, उसी क्लास को रिवाइज कर लो, उसी क्लास की पीडीएफ से पढ़ लो और क्विज दे दो, मोर देन इनफ। रिवाइज कर लिए, उसी दिन पढ़े, उसी टाइम रिवाइज किए, शाम को फिर रिवाइज, अगले दिन नेक्स्ट डे का पढ़ने के पहले फिर से प्रीवियस डे का रिवाइज कर लियो, क्विज देते रहो। वीक के एंड में 7 दिन का वापस से डेली पीडीएफ, एक पीडीएफ ही पकड़ना, अगर डेली से पढ़ रहे हो तो डेली से, ताकि रिटेंशन जो है वो बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा आपको याद रहेगा, है ना। तो इस तरह से आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। जीए में इंग्लिश में
आपको सबसे पहले बेसिक ग्रामर कंप्लीट करना है, 120 ग्रामर रूल कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, उसको आपको कंटिन्यूस करते चलना है। मिक्स्ड क्लासेस हैं वो भी करते चलना है। हर टॉपिक को साथ में सीखना है। क्लासेस कैसे पढ़ना है, सबसे पहले एक बार तो आप बेसिक पूरे सब टाइप के पढ़ लोगे कि इंग्लिश में क्या क्या आता है, वो हर एक टाइप के क्लासेस कर लिए। अब मान के चल रहा हूँ मैं, आपने ग्रामर कर ली, 120 ग्रामर रूल पढ़ लिया, क्लासेस आपने कंप्लीट कर ली। कौन सी वो टॉपिक वाइज। अब जब आप मिक्स्ड क्लासेस या क्लासेस करेंगे तो कैसे करना है, सबसे पहले पॉज करना है, खुद आंसर लेके आना है, फिर क्लास चलाना है, देखना है टीचर्स की क्या अप्रोच है, किस तरह से वो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सीखना है। फिर पॉज करते करते पहले खुद करना है, उनको देखना है, खुद करना है, उनको देखना है, अपनी चीजें फिक्स करना है, आगे बढ़ना है। क्लास एंड एक बार वापस रिवाइज करना है, और उसके बाद शाम को एक बार फिर से रिवाइज करना है, या नेक्स्ट डे जो भी है एक बार उसी क्लास को फिर से रिवाइज करना है। ठीक है। एडिटोरियल कैसे करना है, रीडिंग करना है, स्किमिंग जो है आपको टीचर सिखाएंगे। जब आप एडिटोरियल की क्लास जाओगे ना, तो रीडिंग और स्किमिंग सब सिखाया जाएगा। तो आप एडिटोरियल में रीडिंग करोगे, पैसेज पढ़ोगे शुरू में, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी लगेगा आपको, पर आराम से पढ़ोगे आप, एक एक वर्ड आराम से पढ़ोगे, समझोगे, मीनिंग समझोगे, थोड़ी बहुत वोकैबुलरी इंप्रूव करोगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ोगे आराम से। उसके बाद उसी में जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करोगे। फिर धीरे धीरे जब आप थोड़ा प्रो हो जाओगे तो आप पीडीएफ उठाओगे, एंड पीडीएफ से ही रीडिंग आंसर वगैरह सब करोगे, पढ़ लोगे। ठीक है। कुछ वर्ड जो है वोकैबुलरी याद सुनने से होती है, तो क्लासेस की इंपॉर्टेंस वहां पे आ जाती है। ठीक है, ये चीज हुई एडिटोरियल से। फिर मॉक वगैरह तो आप देना ही है आपको। अच्छा, मैं मॉक के बारे में ना एक फ्रीक्वेंसी बताना भूल गया। आप ना यहां तक जिस भी सब्जेक्ट का जब तक प्री कर रहे हो तब तक प्री का मॉक, जब मेंस कर रहे हो मेंस का मॉक। ठीक है। फुल लेंथ मॉक भी आपको देने हैं, मैंने जो बोला वीक में एक बार अभी। फिर जैसे आपका मार्च आ जाएगा वहां से वीक में 2 बार मॉक देने हैं। फिर जैसे आपका प्री एंड हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट हो चुका होगा मार्च के एंड तक, अप्रैल के मिड तक, क्योंकि क्वांट भी खत्म होगी अप्रैल के एंड तक मान के चलो। तो उसके बाद से आपको प्रीलिम्स के फुल लेंथ मॉक और मेंस के मॉक और मेंस के सेक्शनल मॉक भी देने हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज मॉक भी देने हैं। वो सब आप देते चलोगे साथ में। फिर जिस एग्जाम का जून के बाद से जो पहला एग्जाम होगा उसके प्री के मॉक दोगे, बट मेंस के फुल लेंथ मॉक भी पिछले सालों के दे सकते हो आप। ठीक है, वो इस तरह से आप दोगे। मेजर बहुत सारे मॉक आपके हो जाएंगे। अगर वीक में एक दे रहे हो तो 4 महीने में आपके लगभग लगभग 16-17 मॉक जो भी हैं आपके हो जाएंगे आराम से फुल लेंथ। और उसके बाद जब डबल डबल करोगे तो भी बढ़ जाएंगे, और जब एग्जाम आएगा तब तो बढ़ ही जाएंगे। इस तरह से आपको मॉक देने हैं। रीजनिंग की बात करूं तो वही है, क्लासेस से सीखना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस अलग से पीडीएफ क्लासेस वगैरह से खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करना है। एक बार टॉपिक कंप्लीट करना है, वहां पॉज नहीं करना है, क्लासेस समझना है, टीचर जो समझा रहा है आंख बंद करके समझते चलो समझते चलो। फिर जैसे क्लासेस एंड हो जाए उसके बाद आप प्रैक्टिस पे उतरोगे, तो फिर खुद का दिमाग बढ़ाते चलना, यूज करते चलना। क्वांट में वही सीन है, क्लासेस करना है, रिवाइज करना है, नोट करना है इंपॉर्टेंट चीजें, फिर पीडीएफ से एक टॉपिक एंड होने के बाद उसी टॉपिक का पीडीएफ से प्रैक्टिस करना है। याद रखना, फॉर एग्जाम्पल अभी आपका परसेंटेजेस चल रहा है, परसेंटेजेस मान लो 6 लेक्चर, 6 क्लास हुई। 7वें दिन से आपका नया टॉपिक हुआ रेशियो प्रोपोर्शन शुरू। तो 7वें दिन से रेशियो तो चल ही रहा है, साथ में परसेंटेजेस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। तो जब तक रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा है तब तक आपका परसेंटेज टॉपिक फिनिश, मतलब क्लास खत्म, रिवाइज 200 क्वेश्चन खत्म, नेक्स्ट टॉपिक प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास खत्म, नेक्स्ट टॉपिक मिक्सचर एंड एलिगेशन आया, तब उसके जब तक वो चल रहा है तब तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पीडीएफ क्वेश्चन निपटाओ। इस तरह से आपको करना है। आई होप मैंने बहुत डिटेल में बताया। स्टिल 2 बातें मैं बोलूंगा, 2 बातें मैं बताना चाहूंगा। पहली बात कि आप माय सोर्स वाली वीडियो एक बार देख लेना, इम्प्रूव सब्जेक्ट्स वाली एक सीरीज है, प्लेलिस्ट है, वो आप देख लेना। मैं यहाँ प्लेलिस्ट दिखा रहा हूँ शायद स्क्रीन पे। और इसके साथ साथ एक चीज और है जो आपको करनी चाहिए, वो है एसबीआई क्लर्क एंड पीओ की ना मैं एक डिटेल स्ट्रेटेजी 1 घंटे की बनाया था, वो वीडियो एक बार देख लेना। उसमें मैंने ना डिटेल में, एकदम डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है कि भाई किस तरह से आपको क्या पढ़ना है। जैसे अभी मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया ना बोल के, उसमें लिख लिख के बताया है, तो वो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। वो वीडियो एक बार देख लेना। इंप्रूव सब्जेक्ट वाली वीडियो अभी ना भी देखो तो चलेगा, माय सोर्स वाली वीडियो आपको देखना ही होगा। और जो मैं बोला एसबीआई क्लर्क वाली जो वीडियो आई थिंक स्क्रीन में दिख रही है वो आपको देखना ही देखना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप बहुत अच्छे से आपको सब चीजें समझ आ गई होंगी। तो अब वीडियो में एंड ही कर दिया था, और मुझे कुछ पीडीएफ मिल गए जिसमें मेरे लास्ट ईयर का कुछ प्लान रफ में, जो मैं पहले से ऐसा थोड़ा सा ओवरऑल ऊपर ऊपर बना लिया था, तो वो चीज़ मुझे मिल गई है। एंड मैं थोड़ा बहुत एक आइडिया दूंगा इससे आप थोड़ा सीख लेना। स्टार्टिंग में क्या है, बहुत टाइम लगता है ग्रामर रूल्स सीखने में, या फिर क्वांट के लेक्चर्स सीखने में, या फाउंडेशन कोर्स में। तो स्टार्टिंग में टू डू लिस्ट बड़ी ही शॉर्ट दिख रही होगी यहाँ पे, दिसंबर लास्ट तक था
मैं बताया था ना आपको, स्टार्टिंग के 3 महीने मैंने बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिए थे सारी चीज़ों में। यहाँ से थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में सोचना शुरू किया रहा उस टाइम मैंने, तो वही है। यहाँ पे मैंने एडिटोरियल और डिटेल टॉपिक, जो टॉपिक वाइज होता है ना, जैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पजल, वो पजल कह रहा हूँ, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, फिर कॉलम बेस्ड फिलर्स, फिर आगे जाते जाते क्लोज टेस्ट और बाकी सारे टॉपिक्स को टॉपिक वाइज, जैसे वो भी होता है ना आपका क्या बोलते हैं यार, कनेक्टर्स वाले टॉपिक्स, वो सब, तो ये वो वाला था। और ग्रामर साथ में पैरेलली चला रहा था, और 120 रूल्स ग्रामर के भी पढ़ रहा था बुक से। बुक खरीद लिया था यहाँ तक मैंने, हालांकि वीडियो से भी कर सकते हो, बट बुक भी ठीक है। मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा था, आई स्ट्रेन था, तो मैंने ये वाली बुक ही ली थी। लेक्चर्स बेसिक फाउंडेशन रखा था, प्रैक्टिस रखा था उसी का जो मैं आपको बताया, डीआई रख रहा था डेली, ताकि एक डीआई की आदत बनती जाए। मतलब ऐसा ना हो ना कि मुझे पता ही नहीं क्या डीआई है, तो शुरू से, और डीआई में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी ज़्यादा था, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। और कैलकुलेशन प्रैक्टिस डेली 30 मिनट, लगभग 20 मिनट 30 मिनट देता था, वो जो चीज़ है वो है। फिर फाउंडेशन है, रीजनिंग का प्रैक्टिस है, और 2 पजल डेली। यहाँ पे तक मेरे को पजल आती नहीं थी, एक पजल करने में मेरे को 40 मिनट 20 मिनट लगता था, क्योंकि इस टाइम तक मैंने पजल कभी नहीं देखी थी, ठीक है। ये एकदम स्टार्ट वाला टाइम है, जो मैं बेसिक से थोड़ा सा आ गया था, मेरे को पता था इस टाइम पे। वैसे ये चीज़ आ गई थी मेरी कि पज़ल, क्योंकि मैंने कर लिया था कि कौन कौन से टॉपिक होते हैं बॉक्स बेस्ड पज़ल या सिटिंग अरेंजमेंट के टाइप्स। बट वही ट्रेडिशनल मेथड से करता था, तो लगभग एक पज़ल करने में 10-15 मिनट लग जाता था इस टाइम पे। कहाँ से कहाँ आया हूँ अभी मैं ये सोचता हूँ, तो मुझे सरप्राइजिंग लगता है। फिर जनवरी से फ़ेब एंड तक मैंने चीज़ें सेम रखी थी, कुछ स्पीड मैथ जोड़ लिया था क्वांट में। रीजनिंग में पजल ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर दिया था, और जीए बेसिक जो मैं बोला था फाउंडेशन, वो स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे मैंने लिखा है 7 दिन में एक मॉक, जिसमें एक एसबीआई पीओ का रखा था मैंने, और आरआरबी पीओ का एक रखा था। पर उसमें इंग्लिश का एक अलग से, क्योंकि उसमें 2 ही सेक्शन होते हैं, तो वो चीज़ ऐड करी हुई थी। मार्च में उससे जीए शुरू कर दिया था, तो ये वो वाला पार्ट है। उसके बाद यहाँ तक फाउंडेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया था। तो फिर अप्रैल से चीज़ें थोड़ी अलग हुई। एडिटोरियल, परफेक्शन क्लास, ऑल्टरनेट डे पे सेक्शनल मॉक, और पीडीएफ को रख लिया मैंने डेली बेसिस पे। फिर उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कंप्यूटर सर्टिफिकेट का, तो ये वाला उसी का लिखा है यार, ठीक है जो भी है। तो डेली सीए क्लासेस का तो था ही, क्लास के बाद रिवाइज, ये सारी चीज़ें लिखा हूँ। मेंस लेक्चर यहाँ से मैंने शुरू करे, प्री के लेक्चर भी प्रैक्टिस करता था, लेक्चर या पीडीएफ से। यहाँ लिखा है अगर लेक्चर ना करो तो अरिथमेटिक के पूरे दिन में 15 दिन में पूरे टॉपिक के क्वेश्चन हो जाने चाहिए, इस तरह से कई सारी चीज़ें। फिर कैलकुलेशन तो डेली था ही, मेंस लेक्चर यहाँ भी, प्री यहाँ भी ये सारी चीज़ें हैं। मॉक्स भी यहाँ पे 10 दिन में 2 कर दिए थे, है ना, और वही सब है। उसके बाद जून से कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट करने का सोचा था मैंने, बट फिर वही फ्री वाला ही पड़ा था। आप लोग तो पेड ही से, मतलब माई सोर्स वाली वीडियो देख लेना, उसमें से पता चल जाएगा। फिर एग्ज़ाम आरआरबी का माना 1 अगस्त से है। इस टाइम पे मैं पहले ही मान चुका था कि अगर मान लिए वहीं आएगा, और हालांकि उसी के आसपास था। कैलेंडर इस टाइम तक मैंने देखा नहीं था ना, ये आया ही नहीं था। फिर 15 जून से जुलाई के आसपास फिर मैंने इस तरह का रखा था। इसको आराम से आप लोग पढ़ लेना थोड़ा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। एंड एग्ज़ाम टाइम पे भी फिर मैंने इसको, ये हालांकि इसको ना मैंने थोड़ा चेंज कर लिया था। एग्ज़ाम टाइम का आप इतना तो करना, बट एग्ज़ाम टाइम में लास्ट लास्ट में मैंने सारे ही क्वेश्चन सब कुछ रख लिया था। यहाँ से चीज़ें बदल गई थी। जुलाई के एंड तक तो यही था, जून के एंड तक सॉरी। फिर जुलाई से ना ये पूरा बदल गया था, इसको मैंने फॉलो नहीं किया था। यहाँ से काफ़ी चीज़ें बदल गई थी, जो मैं ऑलरेडी आपको कई वीडियोज़ हैं जो लास्ट 1 मंथ में क्या करना है। आरआरबी पीओ प्री की 80 डेज की स्ट्रैटेजी है, उसमें मैंने लास्ट के 80 डेज़ का बताया ना, तो उसको लगभग 30 डेज़ के आसपास मान के उसको देख लेना एक बार। तो उसमें मैंने डिटेल में बताया, तो वो वहाँ से फॉलो करना। बट जून तक इस तरीके से आप, एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू आप अपना टू डू लिस्ट बना सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस वीडियोस में, और कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट जरूर करना। एंड फ्यूचर में हम कुछ कोर्स वगैरह का कुछ सोचेंगे, जो कि मैं अभी मेरे माइंड में चल रहा है। ये हालांकि मैं लास्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट तक काफ़ी लोग नहीं रहेंगे। इस पे एक वीडियो आ जाएगी जहाँ पे मैं आप लोगों से ओपिनियन ले लूँगा गूगल फॉर्म के थ्रू, एंड उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे। पेड ही रहेगा, बट किस तरह से वो प्लान होगा वो मैं बाद में बताऊँगा आपको। बहुत एक्साइटमेंट है उस चीज़ के लिए, बट वो जब मैं बताऊँगा तो बताऊँगा कि किस तरह से उसको फ्रेम करेंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो